पीएफ डेथ क्लेम की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर डेथ क्लेम लेना है तो। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं डेथ क्लेम के बारे में जो आपको जानना जरूरी रहता है। मैं आपको एक एक वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मैंने देखा है भाई साहब, पिछले हफ्ते मैं गया था तो वहां पे एक मेंबर एक्सपायर हो चुका था और उसकी बेटी जो है ना वो 50 पेज ऐसे लेके घूम रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। भाई अगर उसको सही जानकारी नहीं होगी तो पीएफ ऑफिस वाले तो उसको चक्कर लगवाएंगे ही। तो ऐसी परेशानी ना हो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जितना भी कुछ जानता हूँ डेथ क्लेम के बारे में वो सारा कुछ आपको इंटरनेट पे दे रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए और आप इस चीज़ को फॉलो करके फिर आगे अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो मिस्टेक नंबर 1 होती है उसको ध्यान से समझिएगा, जो आमतौर पे लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है कि वो मेंबर के मरने के बाद उसका एडवांस या फिर उसका फाइनल सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, अप्लाई ही कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर उनके पास होता है, बैंक खाता उनके पास होता है, एटीएम उनके पास होता है। तो वो सोचते हैं कि मेंबर मर गया, अब हम यहाँ पे फॉर्म 31 भर लेते हैं, एडवांस आ जाएगा और हम पैसा बैंक से विड्रॉ कर लेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे, अब डेथ क्लेम के लिए क्यों अप्लाई करना है? हम 19 से निकाल के मामला खत्म करते हैं, इसलिए नहीं अप्लाई करना है क्योंकि अगर आप डेथ क्लेम अप्लाई करोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ को जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। अगर वाइफ कहीं और शादी कर लेती है तब पेंशन रुकती है, वरना उनकी वाइफ को पेंशन मिलेगी। बच्चे जब तक 25 साल के नहीं हो जाते तब तक मिलेगी। तो ये पेंशन का बेनिफिट चाहिए तब तो आपको डेथ क्लेम भरना ही पड़ेगा। और इससे भी बड़ा बेनिफिट है ईडीएलआई का बेनिफिट। तो अगर ईडीएलआई का बेनिफिट चाहिए जिसमें कम से कम 2.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख रुपए चाहिए, तो आपको डेथ क्लेम के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एडवांस तो निकाल लोगे, लेकिन जब आप डेथ क्लेम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे पीएफ ऑफिसर ये देखेगा कि भाई इसकी डेट ऑफ डेथ जो है ना उसके बाद में इन्होंने एडवांस निकाला हुआ है 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपसे कहा जाएगा कि वो पैसे वापस करो, पीएफ ऑफिस को वो पैसे वापस करो और उसके बाद ही हम आपका डेथ क्लेम प्रोसेस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। मेंबर एक्सपायर हो जाए उसके बाद उसका एडवांस नहीं निकालना है। दूसरी गलती ये है नॉमिनेशन करना। नॉमिनेशन का मतलब पता है क्या होता है? नॉमिनेशन का मतलब होता है वारिस बनाना। जब मेंबर मर गया तो भाई वारिस कौन बना रहा है? अब वारिस कैसे बनाया जाता है? आधार ओटीपी से। तो आप सिर्फ आधार ओटीपी डाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर डेट ऑफ डेथ के बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया है तो उस नॉमिनेशन फॉर्म का जीरो मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। तो नॉमिनेशन फॉर्म भर के ऐसा नहीं है कि आपको वहां कोई बेनिफिट मिलने वाला है। नॉमिनेशन फॉर्म की एक डेट होती है, अगर उस डेट से पहले मेंबर एक्सपायर हो चुका है तो उस नॉमिनेशन फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं है और आपको सारा प्रोसेस ऑफलाइन करना पड़ेगा। अगर आपने नॉमिनेशन कर दिया हो तो क्या आप उसे डिलीट कर सकते हैं? डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ दीजिए, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तीसरी मिस्टेक क्या है? तीसरी मिस्टेक ये है जो आमतौर पे लोग करते हैं, वो ये है कि अगर मेंबर ने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो आपको ये ट्रांसफ़र करना होता है। ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि जब भी पीएफ फाइनल सेटलमेंट की जाती है तो सिर्फ आखिरी वाली कंपनी से ही आपको साइन करवाना होता है। सारी कंपनियों के पास आपको साइन नहीं करवाना होता है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाली कंपनी से ही साइन कराना है। तो अगर आखिरी वाली कंपनी से साइन कराना है तो आपको पहले वाली कंपनियों का ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर मेंबर ने जीते जी ट्रांसफ़र कर रखा है, आप कैसे देखेंगे? आप पासबुक में जाएंगे, पासबुक में आप देखेंगे कि लास्ट वाली कंपनी में सारा पैसा है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको छूट मिलती है कि आप पुरानी कंपनियों का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर फॉर्म भर सकते हैं। 1 मेंबर 1 पीएफ पे जाके आप ट्रांसफर फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ आपको जाना है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। देखो जो भी मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ ना, ये मैं प्रैक्टिकल चीज करता हूँ, तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ जो मैंने एक्चुअल में ना किया हो। तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका काम आसान होगा। बस इतना ही मेरा मतलब है बताने का। देखो ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे, 1 मेंबर 1 पीएफ में जाना है और सर्विसेज कैसे देखनी है, व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ देखो इतनी सारी सर्विसेज हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक सर्विस को ट्रांसफर लगाना है। जब आप ट्रांसफर लगा देंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में ट्रैक क्लेम स्टेटस पे नीचे नजर आएगा। देखो जैसे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस है ना, यहाँ देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस आ गया,
ये सारे फील्ड ऑफिस में एक्सेप्ट हो गए हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ गए कि आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर में ऐसा नहीं होगा कि भाई मेंबर मर गया तो ट्रांसफर कौन कर रहा है, ट्रांसफर वाला काम आमतौर पे किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ट्रांसफर नहीं किया लेकिन कंपनी ने जो है ना एग्जिट के अंदर डेथ डाल दी, तो फिर आप अपना मेंबर लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए ना तो फिर फॉर्म नंबर 13 जो ट्रांसफर का फॉर्म होता है वो आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, और ऑफलाइन फॉर्म भरना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। समझ गए, ये चीज समझ गए। ये है 3 नंबर मिस्टेक। चौथी नंबर मिस्टेक क्या होती है, चौथी नंबर मिस्टेक ये होती है मेंबर तो एक्सपायर हो गया, अब वो क्या कर रहे हैं, खुद से जाके एग्जिट डाल देते हैं। जब आप मार्क एग्जिट में जा रहे हैं और यहाँ पे आप एग्जिट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे डेथ वाला रीजन नहीं आता है। आप बात को ध्यान से समझिए, अगर आपको डेथ क्लेम अप्लाई करना है तो रीजन के अंदर डेथ होना चाहिए। अगर आप यहाँ से मैनेज से जाके खुद एग्जिट डालोगे ना तो वहां पे डेथ नहीं आएगा, और डेथ नहीं आएगा तो आपको डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो जाती है कि अब आपको ये समझना है कि मेंबर मैरिड है या नहीं है। अगर वो मेंबर मैरिड है तो वहां पे प्रोफाइल में अपडेट होना चाहिए मैरिड। ये कैसे पता लगेगा सर, तो मैं आपको यहाँ तो प्रैक्टिकली चीजें दिखा रहा हूँ। देखो, जब डेथ क्लेम अप्लाई किया जाता है ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो मैरिड है तो पूरी अलग कहानी हो जाती है, और अगर अनमैरिड है तो बिल्कुल अलग कहानी हो जाती है। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस नजर आएगा। तो ये जो मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे मैरिड होना चाहिए अगर वो मैरिड है, और यहाँ एड्रेस वगैरह आप भर सकते हैं। तो यहाँ आप कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ उनका प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। तो ये प्रोफाइल में जो जो चीज़ मिसिंग हो वो आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड लिखा है और वो व्यक्ति मैरिड है तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पेंसिल टच करेंगे। पेंसिल टच करने पे यहाँ आपको चेंज मैरिटल स्टेटस आएगा। उसके बाद अगर अनमैरिड है, जैसा भी आप यहाँ करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर वो मैरिड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उसे वाइफ को बेनिफिट ना देने के लिए यहाँ अनमैरिड दिखा दें, और अनमैरिड दिखा के आप वहाँ पे उनकी वाइफ को बेनिफिट ना देके उनके माँ बाप को बेनिफिट देना चाहें। पीएफ ऑफिस को सख्त निर्देश होता है कि ये पता लगाया जाए कि वो मैरिड था या नहीं था। इसके लिए कंपनी से भी अंडरटेकिंग ली जाती है, और साथ में ही अगर आप दिखाओगे अनमैरिड है तो देखा जाएगा। अगर वो 40 साल का आदमी है ना तो 40 साल के आदमी को मानेंगे ही नहीं कि वो अनमैरिड था, तो उसको जबरदस्ती आपको रिजेक्ट किया जाएगा कि भाई वो मैरिड था अनमैरिड था ये हमें बताओ। मैंने ये चीजें देखी हुई हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, जो भी परिवार के सदस्य हैं अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों को मिलेगा। ठीक है, और अगर अनमैरिड है तो पिता और माता दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा, वो मिलने की चीज है पीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा मतलब पेंशन मिलेगी उसको, और प्लस ईडीएलआई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाइफ है और बच्चे जो है ना इनके सभी आईडी कार्ड के अंदर में सारी डिटेल सेम होनी चाहिए। जैसे वाइफ के डिटेल में हमारा हस्बैंड का नाम सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, बच्चों के डिटेल में क्या होना चाहिए, फादर नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट सारे सही कर लेना, उसके बाद ही कंपनी में जाना, और कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कौन सी कंपनी को, लास्ट कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कंपनी को इन्फॉर्म करने से पहले आप ना सारे में ये देख लेना ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और एक चीज जो सबसे लास्ट में बता रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, वो ध्यान से समझ लो। देखो, जो डेट ऑफ डेथ है ना, डेट ऑफ डेथ वही होना चाहिए डेट ऑफ एग्जिट। अगर डेट ऑफ डेथ डेट ऑफ एग्जिट के बराबर नहीं होगा तो आपको ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आपको सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब ये डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ एग्जिट का क्या मसला है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये मामला होता है कि ये नहीं बोला जाता है कि आप नौकरी करते हुए मरो, ये बोला जाता है कि अगर मान लो मेंबर घर पे भी था और वहां पे भी वो एक्सपायर हो गया या एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया तो भी उसको ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो उसकी एग्जिट डेट कंपनी डाल रही है वो उसकी डेट ऑफ डेथ ही होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ डेथ तक वो आपको कर्मचारी अपने यहाँ मान रहे थे। मान लो कि मेंबर की डेथ 12 मई को हुई है तो कंपनी को एग्जिट में 12 मई ही डालना है। अगर कंपनी ने गलती से 13 मई डाल दिया या फिर 11 मई डाल दिया तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, और अगर मिसमैच हो जाएगा तो एक दिन की गलती की वजह से भी आपको 2.5 लाख रुपए का नुकसान होगा।
तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अगर आप रिकॉर्ड अपना सही से नहीं रखोगे, अगर कंपनी ने गलत रीजन डाल दिया तो फिर आपको ये ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा अनुभव, बहुत ज्यादा रिसर्च से बनाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे, जरूर कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।